मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का एक प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। जो भी आपकी आने वाली प्रतियोगी परीक्षा है, यूपी टेट का नोटिफिकेशन आने वाला है, सी टेट का आ चुका है, रीट का एग्ज़ाम होने वाला है। तो ये सब जो प्रतियोगी परीक्षाएँ होंगी, इसके लिए आपका CDP बहुत ही मायने रखता है। 30 नंबर का आपके एग्ज़ाम में आता है और यह नया सब्जेक्ट आप लोग के लिए होता है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा आप लोग और इस CDP के प्रश्नों को ज़रूर हल करिएगा। पियाजे का मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? पियाजे, जीन पियाजे जो साइंटिस्ट हैं साइकोलॉजी के, भाषा विकास के लिए जाने जाते हैं, यौन विकास के लिए जाने जाते हैं, संज्ञानात्मक विकास के लिए या सामाजिक विकास के लिए। तो आप जानते हैं संज्ञानात्मक विकास, जीन पियाजे का जो सिद्धांत था वो संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। इन्होंने इसके अध्ययन के लिए जाना जाता है। इनकी अवस्थाएं जो दी गई थी, जीन पियाजे की अवस्थाएं वर्णन कर किए थे इन्होंने 4 प्रकार की अवस्थाएं। जो संवेदी पेशीय अवस्था होती है, इसको या इंग्लिश में सेंसरी मोटर स्टेज बोल देते हैं। तो जब शिशु जो होता है, उसका जन्म होता है, उससे लेकर के 2 वर्ष तक आता है इसका, या आपका सेंसरी मोटर स्टेज या संवेदी पेशीय अवस्था इसको बोलते हैं। दूसरी स्टेज इनकी प्रारंभ हो जाती है 2 वर्ष से। फर्स्ट का आपका गर्भावस्था से स्टार्ट होती है, सेकेंड वाली गर्भावस्था से 7 वर्ष तक। इसको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत रखा जाता है। और अगला जो इनका है, इनकी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक। पूर्व के बाद मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आती है। ये अवस्था जो होती है 7 वर्ष से लेकर के, 2 से 7 था, 7 से लेकर के 12 वर्ष तक रहती है। तो ये हो जाती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और लास्ट स्टेज में जो इनकी अवस्था अगली आती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, वह 12 वर्ष से लेकर के वयस्कता तक चलती रहती है। तो ये जो है जीन पियाजे के 4 मुख्य सिद्धांत थे जो उम्र के बारे में दिए गए हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम। बहुत अच्छे एक्सप्लेन के साथ आपको प्रश्न उपलब्ध हो रहे हैं, तो आप लोग इस पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, जिससे आपको लर्न हो जाए इस सेट के सारे क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कहीं भी आता है सही नहीं है, और कौन सा गलत है। इस प्रकार के जब क्वेश्चन आएंगे, एग्जामिनर बहुत सटीक पूछता है आपसे, आपको भ्रमित करने का प्रयास करता है। तो वहाँ पे आपको पहले टिक कर लेना है कि सही नहीं है। तो नहीं जो आपको दिखाई देता है उसको टिक कर लीजिएगा। वंशानुक्रम माता पिता से संतान के गुणों का संचरण है। विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतरक्रिया का परिणाम है। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है। माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में संचरित होना वंशानुक्रम है। तो ये जो इसका रीजन होता है, सी राइट आंसर इसका हो जाएगा, क्योंकि वंशानुक्रम जो होता है व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन होता है, जिससे इसका जन्म होता है। और इसमें व्यक्ति की जन्मजात विशेषता का जो पूर्ण योग होता है, ना कि इसका शोधन होता है। तो यह कथन इसका बिल्कुल सत्य नहीं है, क्योंकि पूछा हुआ आपका क्वेश्चन सत्य नहीं है, तो यह सत्य नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए? फिर आपसे पूछा हुआ अगला प्रश्न, निगेटिव में क्या नहीं करना चाहिए? सीखने वाले को प्रेरित और प्रोत्साहित करना चाहिए। सीखने की छवि विधि का प्रयोग करना चाहिए। अच्छी विधि का प्रयोग करना चाहिए। उसे दंडित करना चाहिए। इन कारणों का अध्ययन करना चाहिए। कौन कौन से रीजन है सीखने के पठार के रूप में जो यूज किए जाते हैं? तो हम लोग चलेंगे, देखिए सी ऑप्शन के साथ ये हो जाएगा, क्योंकि आपका क्वेश्चन जो पूछा हुआ है नहीं करना चाहिए, तो उसे दंडित नहीं करना चाहिए। ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपका अवरोध का काम करता है। जब दंडित कर देंगे तो सीखने पे फर्क पड़ता है। और सीखने का जो पठार होता है उसके द्वारा इसे दंडित नहीं किया जाना चाहिए। जबकि किसी को सिखाना है, कोई चीज़ बताना है, तो उसको बार बार प्रोत्साहित करके प्रेरित करना चाहिए। ये ज़्यादा सरल तरीका होता है। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन ने किया था? किसने किया था? डैश 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 ने किया था। पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक,
कोहलर। ये क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत, ये भी बार बार पूछा जाने वाला, आपका रिपीट होने वाला क्वेश्चन है और इस सेट की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। आप बी ऑप्शन के साथ चलेंगे, स्किनर के साथ। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत स्किनर द्वारा प्रतिपादित किया गया था और इसमें क्या होता है, उसके व्यवहार से जिसे प्राणी सीखते समय करता है, तो वही क्रिया प्रसूत सिद्धांत कहलाता है। तो आप चलेंगे किसके साथ, स्किनर के साथ। और कभी कभी उसमें पूछता है कि किस पर प्रयोग किए थे, कौन कुत्ते पर किया था या कौन बिल्ली पर किया था, कौन चूहे पर किया था या किसने बंदर पे किया था। कभी कभी यहाँ से आपके क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं। ये सब चीज़ें आप क्लियर पढ़ेंगे। प्रयास और बोध सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं, थॉर्नडाइक, मैकडूगल, कोहलर, पावलोव। तो ये जो आप जानते हैं, सीखने का जो अधिगम होता है, तो ये आपका हो जाएगा फर्स्ट थॉर्नडाइक। प्रयास और भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक जी ने किया था और E.L. थॉर्नडाइक इनका पूरा नाम था। प्रयास करेंगे और कई बार भूलेंगे, अनेक बार जो होती है त्रुटि होती है, गलती की संख्या धीरे धीरे कम करते रहते हैं इसमें, इसी प्रयास और भूल का सिद्धांत कहते हैं। अगला आपका है संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों, संवेदी, पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक तथा औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई है हिलगार्ड द्वारा, स्टार्ट द्वारा, हरलॉक द्वारा, पियाजे द्वारा। तो ये आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। इसका प्रतिपादन और पहचान पियाजे के द्वारा की गई है, जीन पियाजे के द्वारा। और ये जो था, इसमें जो इनकी अवस्थाएं थी, अभी हम पहले प्रश्न में आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, शॉर्ट में फिर हम आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। संवेदनात्मक गामक अवस्था जो थी 0 से 2 वर्ष तक है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष आती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 12, 7 से 11 वर्ष आती है। औपचारिक संक्रियात्मक इसमें 11 से 15 वर्ष तक आ जाती है। थोड़ा डिफरेंस किया गया है, ये अवस्थाएं थी। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? नहीं है तो बहुत इत्मीनान से प्रश्न को पढ़िएगा और उसको दिमाग में बैठाइएगा। तत्परता का नियम, तनाव का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। तो आपसे पूछा है नहीं है, तो ये आपका वी राइट आंसर हो जाएगा। तनाव का नियम नहीं है, कोई सीखने के नियम में बाकी आते हैं। तत्परता का नियम आता है, प्रभाव का आता है, अभ्यास का नियम, ये सब सीखने में जुड़ते हैं, लेकिन तनाव का नियम इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो बहुत ध्यान के साथ आप साइकोलॉजी के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये नियम थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए हैं, ठीक है ना। अगला है सीखने से संबंध। प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया बिल्ली पर, कुत्ते पर, बंदर पर, चूहे पर। तो ये आपका हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी होगा, क्योंकि पावलोव एक वैज्ञानिक थे और ये शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत या अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया था 1904 ईस्वी में। और ये अपने प्रयोग के लिए कुत्ते को चुना था, क्योंकि कुत्ते को भोजन दे करके उसके मुंह में लार आना इन्होंने चेक किया था, किस बेस पे लार आया था कुत्ते को। तो ये जो आप थे, किसने किया था? पावलोव। पावलोव का प्रयोग किस पर हुआ था? कुत्ते पर। किस सन में हुआ था? 1904 में। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत या अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इतने इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके यहाँ, ये आप एक बार पढ़ लेंगे तो 1-2 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा, उसमें कोई सस्पेंस नहीं है। थॉर्नडाइक ने, कोहलर ने, पावलोव ने, वुडवर्थ ने। तो सूझ के द्वारा किसने सीखा था? ये सिद्धांत का प्रतिपादन कोहलर द्वारा किया गया था। कोहलर एक गेस्टाल्ट वादी मनोवैज्ञानिक था और ये जो थे मानसिक शक्ति को अच्छी तरह से समझ या सीख लेते थे। चिंपैंजी पर इनका प्रयोग किया गया था। तो कोहलर का आपका हो गया किस पे प्रयोग? चिंपैंजी बंदर पे इन्होंने अपना प्रयोग किया था। अगला प्रश्न आपका है, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है प्रेरणा, संवेदना, सीखना, प्रत्यक्षीकरण। तो आपका हो जाएगा
ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रेरणा होती है, किसी कार्य को आरंभ करना है, जारी रखना है और नियमित करते रहना है, तो आपको प्रेरणा लेना पड़ेगा। प्रेरणा लेते हुए आप कार्य को जारी रख सकते हैं और करते रहिए। अगले प्रश्न की तरफ हम चलेंगे। किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया, पावलोव, स्किनर, गुथरी। तो इसमें जो समीपता का सिद्धांत दिया है ये आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, गुथरी ने दिया है। और इसको महत्व, पुरस्कार का महत्व नहीं दिया है। और ये जो होता है इसमें पुरस्कार का आधार नहीं बल्कि समीपता के आधार पर होती है, इन्होंने कहा है गुथरी जी ने। और थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर जो थे अधिगम क्षमता को प्रभावित करने वाले कारकों में पुरस्कार का एक महत्वपूर्ण कारक माना था। तो ये तीन वैज्ञानिक जो थे पुरस्कार को एक कारक मान रहे थे, लेकिन गुथरी जी ने ऐसा नहीं किया है। क्रोध व भय प्रकार हैं प्रेरणा के, संवेग के, परिकल्पना के, मूल प्रवृत्ति के। तो ये प्रकार आपके हो जाएंगे। बी इसका राइट आंसर संवेग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वातावरण व्यक्ति के भावात्मक परिस्थितियों के प्रति होता है। जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं उसमें संवेगात्मक विकास हो जाता है, कई प्रकार से होता है। इसमें भय, घृणा, करुणा, दुख आदि सब, भूख, स्वाभिमान, क्रोध, वात्सल्य इत्यादि सब भावनाएं आ जाती हैं। तो बी ऑप्शन के साथ चलेंगे। संवेद, भय इस प्रकार के होते हैं, इसको लर्न रख लीजिएगा। इसमें हम एक बार और आपका एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। भय, घृणा, करुणा, दुख, आश्चर्य और भूख का लगना स्वाभिमान जो होता है, और क्रोध आना वात्सल्य होता है, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है सीखना, अनुकरण, कल्पना, चिंतन। तो जानते हैं जब कोई किसी की कॉपी करता है तो उसको अनुकरण बोलते हैं। बी ऑप्शन के साथ चलेंगे, ये राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि व्यवहार का नकल करना, उसकी कॉपी करना, यह अनुकरण कहलाता है किसी भी अन्य व्यक्ति का। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम सिद्धांत संबंधित है अभ्यास के कार्य से, परिमाण की अपेक्षा से, प्रशंसा से, तत्परता से। तो सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम तत्परता से संबंधित है। थॉर्नडाइक के अनुसार सीखने के 3 नियम दिए गए हैं, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। तो ये दिया गया है इसका डी राइट आंसर। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक अनुकरण, प्रशंसा एवं निंदा, प्रतियोगिता, ये सभी। तो ये आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक पे सब आते हैं आपके, अनुकरण आता है, प्रशंसा एवं निंदा भी आता है, प्रतियोगिता भी आती है। तो आपका ये डी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कई चीज़ें आती हैं आपकी, जो पूर्व अधिगम होता है, विषय वस्तु का स्वरूप होता है, विषय के प्रति जो मनोवृत्ति रहती है, सीखने की इच्छा किस प्रकार की है, सीखने की विधि किस प्रकार, कैसे आप सीख लेते हैं, अभिप्रेरणा कैसी होती है, अनुवांशिकता किस प्रकार की है, वातावरण कैसा है सीखने के लिए, प्रशिक्षण और शिक्षण का स्थान क्या है, प्रशंसा एवं निंदा है। तो ये सब आपके आते हैं। इसमें प्रभावित करने वाले कारक हैं जो निम्नलिखित प्रभाव से सीखने को प्रभावित करते हैं। तो ये सब अवस्थाएं होती हैं, जैसा कंडीशन होगा, जैसा माहौल होगा, बच्चा उसी के हिसाब से सीखता है। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप डैश 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 होते हैं, मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं, संरक्षित होते हैं, संज्ञानात्मक होते हैं, संवेगात्मक होते हैं। ये शैशवावस्था की बात कर रहा है, तो ये आप जानते हैं लगभग 0 से 6 वर्ष की अवस्था होती है बालक की, यही शैशवावस्था कहलाती है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। मूल प्रवृत्त्यात्मक अवस्था होती है बच्चों की, कि गुस्सा आने पर रोक कर अपने व्यक्ति को देता है और खुश हो जाने पर वह व्यक्ति हंसी के द्वारा होती है। तो ये सब बच्चों के क्रियाकलाप के मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं। यह है बच्चों का 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों की अवस्था होती है। निम्न में कौन सा सृजनात्मक से संबंधित नहीं है? मौलिकता, प्रवाह, मितव्ययिता, उपयोगिता। तो इसमें सृजनात्मक सी इसका राइट आंसर हो जाएगा मितव्ययिता, ये होगा। उसमें नए विचारों या उत्पाद का उत्पन्न होना, जिनकी मौलिकता, प्रवाह एवं उपयोगिता एक अनिवार्य गुण होता है। अगला प्रश्न, व्यवहार में होने वाले अस्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं कहा जाता है? सीखना, सोचना, क्रिया करना, कल्पना करना। तो ये आपका हो जाएगा इसमें
ए इसका राइट सीखना हो जाएगा। गिलफोर्ड के अनुसार अभ्यास के कार्य व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम सीखना कहते हैं। अधिगम मतलब होता है सीखना। अगला प्रश्न आपका है, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित किया था? डब्ल्यू वुंट, सिगमंड फ्रायड, पावलोव, वाटसन। तो 1879 में जो ये किया गया था, डब्ल्यू वुंट ने लिपजिंग में स्थापित की थी, जर्मनी में। यहाँ पे मनोविज्ञान की प्रयोगशाला का स्थापना किया गया था, डब्ल्यू वुंट ने की थी, जो जर्मनी में स्थान है। और कब किया गया था यह? 1989 में। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? फ्रांज ब्रोंटनो, मैक्स वर्दाइमर, एडगर रूबिन, कर्ट लेविन। तो ये गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला जर्मनी में रखी गई थी और मैक्स वर्दाइमर ने इसकी रखी थी 1912 ईस्वी में। और ये वैज्ञानिक कोफा और कोहलर हैं। कर्ट अन्य से इस सिद्धांत के अन्य जो वैज्ञानिक हैं, तो ये मर्स वर्दाइमर ने 1912 में रखी थी गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला जो थी, जर्मनी। कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चे को निम्न स्तर कार्य के लिए माफ़ करना चाहिए उचित है। उसके दैनिक कार्य में उसके माता पिता तथा मित्रों को सहायता करनी चाहिए। कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए। एक ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए। तो इसमें आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। कक्षा में समान रूप से बर्ताव करना चाहिए, ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। उनको बताना चाहिए निम्न स्तर वाले बच्चों के लिए कि क्या व्यवहार करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। और यदि व्यवहार में दृष्टिगत क्षमता के अभाव की कमी है तो उस पर अधिगम पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता रहता है, जिससे प्रभाव उस पर नकारात्मक करना पड़े। श्यामपट्ट को शिक्षण प्रणाली के किस समूह के अंतर्गत शामिल किया गया है? श्रव्य साधन, दृश्य साधन। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका पुट अप होता है, इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट ये है, चाहे टॉपिक आप मानिएगा, तो इसमें से श्यामपट्ट आपका दृश्य साधन के रूप में यूज किया जाता है।